हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर है 3131, कोड है सेट 1। तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 31-3 कोड वाले, अब यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है सेट, बट 31-3 अगर जिनका कोड है उनके मोस्टली क्वेश्चन सेम है, तो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने जाएंगे अब हम। कमेंट कीजिए एग्ज़ाम कैसा गया आपका, एग्ज़ाम कैसा गया, इजी था हार्ड था, ये कमेंट करना आप सारे बच्चे। तो क्वेश्चन 1 देखेंगे सेक्शन ए का। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है केमिकल, उसको इसके जो कोफिशिएंट्स है, एल्यूमिनियम के आगे P है, वाटर के आगे Q है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आगे R है और H2 के आगे S है। तो या तो आप पूरी बैलेंसिंग वाले तरीके से इसे सॉल्व करो कि इनके आगे क्या आएंगे नंबर्स, या फिर आप ना हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो। ये हर जैसे कि एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम सिंगल एलिमेंट है ना, यहाँ पे जो भी सिंगल एलिमेंट है ना उसमें उसके आगे का कोफिशिएंट इसमें से रख रख के देखो। और यहाँ एल्यूमिनियम सिंगल है तो जो भी सिंगल एलिमेंट है उसको मोस्टली आप रखो, और फिर वो जहाँ पे प्रोडक्ट साइड में होगा उससे मैच करो कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों आइटम सेम है कि नहीं। तो वो आसान तरीका होता है। तो अगर मैं मान लो ए ऑप्शन को रखती हूँ, तो ए में P क्या है, 3 है ना, क्योंकि PQRS रिस्पेक्टिवली बोला, तो P क्या है 3। तो P यहाँ 3 रखा। एल्यूमिनियम में क्यों रखना है, क्योंकि एल्यूमिनियम सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे, तो जो भी सिंगल एलिमेंट है उससे चेक हो जाएगा आपका। तो ये एल्यूमिनियम में यहाँ 3 रखा मैंने, तो ये 3, तो एल्यूमिनियम यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो R देखो क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया ना ये तो ये वाला तो सही नहीं है। ऐसे ये वाला रख के देखते हैं। तो यहाँ P कितना है 2, तो हमने यहाँ 2 रखा। तो R एल्यूमिनियम को चेक करना है ना, यहाँ एल्यूमिनियम 2 आया है, और तो कहीं यहाँ एल्यूमिनियम थे नहीं, तो एल्यूमिनियम 2 है तो इस साइड भी 2 होने चाहिए। तो यहाँ R देखो कितना है 1, तो 1 है तो 1 2 जा 2, यानी कि ये वाला ठीक है ना, क्योंकि हमने एल्यूमिनियम में P अगर 2 रखा तो इधर 2 बन रहा है एल्यूमिनियम, तो इधर भी 2 ही बनना चाहिए था, और तो कहीं है नहीं यहाँ भी। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे अगर मैंने R को देखा तो ये 1 है, तो 1 2 जा 2, यस यहाँ भी 2 ही बन रहा है, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 1 का आंसर में P2 होगा, R1 होगा और Q3 और S3, यानी C ऑप्शन आपका सही है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कर सकते हो इसको, या बैलेंसिंग वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबका आंसर यही आया होगा, कमेंट करना सब बच्चों का ये आंसर है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें एक फैमिली ऑफ सॉल्ट है। फैमिली ऑफ सॉल्ट का कहने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो या तो सारे क्लोराइड के हो, क्लोराइड सॉल्ट्स हो है ना, या तो इनके आगे वाले आयन सेम हो, जैसे इसमें Na यहाँ तो है बट यहाँ Ca आ गया, या फिर ये जो बैक वाला आयन है बाद वाला क्लोराइड, तो यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ भी, या सल्फेट है तो सब में सल्फेट। तो या तो ये आगे वाला जो आयन है ये सेम हो दोनों सबका, या ये बाद वाला। तो यहाँ तो देखो ना आगे वाला सेम है ना बाद वाला, है ना, तो ये सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट नहीं है। अब इसमें देखो यहाँ Na और ये Ca है, ये तो अलग है, बट सल्फेट 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 सब में सल्फेट है ना, तो ये जब सेम है तो ये सल्फेट फैमिली है एक्चुअल में, तो यानी ये बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी भी चेक कर लो, देखो यहाँ Na है फिर Ca है, ये Na है, ये अलग हो गया Ca, और वैसे भी यहाँ वाला भी देखो NO3 है, CO3 है, CO3 है, तो CO3 तो सेम है बट NO3 अलग है, तो ये भी सेम फैमिली नहीं है। Mg Mg कॉपर अलग है, सल्फेट सल्फेट बट क्लोराइड अलग है, तो ये बी ऑप्शन ही इसका सही है। ये सल्फेट सल्फेट वाले हैं, सारे सल्फेट फैमिली है ये बी ऑप्शन में। तो कौन सी फैमिली के सॉल्ट है ये, क्वेश्चन 2 में ये सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे करके फैमिली ऑफ सॉल्ट में आप या तो आगे वाले आयन सेम होने चाहिए या बैक वाले, है ना, तो ये सल्फेट वाले सेम है इनके सबके। तो बी ऑप्शन किस किस ने टिक किया है, बिल्कुल सही है। अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे चैनल में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें सारे कोड्स चाहे वो कोई भी कोड हो वो सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे होंगे उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है, इसलिए इसे डिटेल में समझ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर।
तो ऑक्साइड और से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो कॉमन मेथड कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? तो देखो, अगर ये बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और रिएक्टिव मेटल्स के केस में, अगर ये हाईली रिएक्टिव केस में बोलते हैं ऑक्साइड और को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, तब तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता। बट अभी फ़िलहाल इन्होंने बोला है कि मोस्ट कॉमन मेथड जो है ऑक्साइड और को वो एक्सट्रैक्ट करने का, तो ऑक्साइड और जैसे कि आपकी जिंक ऑक्साइड, अगर उसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, जिंक ऑक्साइड से जिंक चाहिए या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम चाहिए, तो कोई भी ऑक्साइड से जनरली हम कौन सा कॉमन मेथड यूज़ करते हैं? हम कार्बन से उसे रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉमन मेथड है इसलिए हम रिडक्शन विद कार्बन, जब भी ऑक्साइड और को उससे मेटल निकालनी हो तो हम कार्बन से रिडक्शन कर लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे हाईली रिएक्टिव बोलते हैं मेटल्स तो फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कॉमन मेथड बोला है इसलिए हम रिडक्शन विद कार्बन लेंगे। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है, तो ऑक्साइड और से और जिंक ऑक्साइड से हम जिंक निकाल सकते हैं ना, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स of some hydrocarbons, select the two structure which are related to each other from the given options। यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिए हुए आपको। अब इन्होंने बोला कि सम हाइड्रोकार्बन है ये, और कौन से स्ट्रक्चर है, इनमें से 2 स्ट्रक्चर क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो देखो ये एल्कीन है, 4 C है और एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ना। ये 4 C है और सारे सिंगल बॉन्ड है। इसमें 4 C तो है बट एल्कीन भी और साथ में क्लोरीन भी है, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया है ना, ये तो किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। और ये एल्कीन से मिलता जुलता होता, बट ये क्लोरीन है और यहाँ सारे हाइड्रोजन है, तो ये दोनों तो मिलते जुलते नहीं है। बाकी ये देखो, ये दोनों को देखो, ये सारे C सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी देखो C सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ भी 4 है C और यहाँ भी 4 C है। तो एक्चुअल में ये स्ट्रेट चेन है और ये इस 4 C की ब्रांच चेन है ना। तो यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच है, तो फॉर्मूला तो सेम होगा, ये आइसोमर्स है एक दूसरे के। जब एक स्ट्रेट चेन हो और उतने ही C से ब्रांच चेन बन जाए और सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो ये आइसोमर्स है ना। वैसे तो जरूर नहीं सिंगल बॉन्ड में ही होते हैं, बट सारे C के बीच में यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, और C भी 4 है और यहाँ भी C भी 4 है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो सेकेंड और थर्ड यानी सेम 2 स्ट्रक्चर्स है जो रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन में है तो इसे एन ब्यूटेन बोलो, और ये ब्रांच चेन में है तो ये आइसोब्यूटेन है, और ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो सेकंड और थर्ड वाला C ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड C ऑप्शन आंसर है। तो आई होप सबका आंसर C ऑप्शन पे टिक किया होगा। कमेंट करके बताना सारे बच्चे। क्वेश्चन 5 देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको पहले तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल पता होना चाहिए, आई होप सबको पता होगा। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड होता है यानी अनसैचुरेटेड होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड होगा यानी कि डबल बॉन्ड होगा यानी कि एल्कीन होगा, उसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे ना, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन को ना हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये याद रखना। तो ये कुछ बातें आपको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के बारे में पता होनी चाहिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में जो एल्कीन होता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है, वो उसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो और साथ में निकल या फिर पैलेडियम पीडी है ये, ठीक है। तो निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट होते हैं ये, या तो ये लेना या ये। तो ये क्या होता है, ये एल्कीन से ना एल्केन यानी ये जो H2 है ना, ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा इसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो ये सिंगल बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है, ये H2 ये जो H2 था ना, ये यहाँ आ जाएंगे। यानी पहले 4 H थी ना, अब यहाँ 6 H हो गए क्योंकि 2 H यहाँ से आ गए, तो ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये एल्कीन से एल्केन बन जाता है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स को हम और क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है, या तो निकल या पैलेडियम।
और एल्कीन में H2 देने से ये एल्केन में चेंज हो जाता है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड, और ये है सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स होता है आपका। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो एडिशन रिएक्शन है, ये तो ठीक बात है, हाइड्रोजनेशन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको तो इनकरेक्ट ढूंढना है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, ये भी होता है, तो ये भी करेक्ट है। आपको तो इनकरेक्ट ढूंढना है। द प्रोडक्ट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको सिंगल बॉन्ड में मिलता है। यस, बिल्कुल, मैंने अभी बताया ना आपको, जो रिएक्टेंट होता है वो डबल बॉन्ड होता है, बट जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट तो बाद में बनता है ना, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है सारा। तो यानी रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड होते हैं, बट प्रोडक्ट में आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो यानी इन्होंने ठीक बोला कि जो प्रोडक्ट है वो सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होता है। सी ऑप्शन भी ठीक है आपका। आपको तो इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। तो इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, ये गलत है। एडिशन रिएक्शन तो है, ठीक है, बट ये एसिड कैटलिस्ट थोड़ा ना होता है इसके पास तो निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, एसिड कैटलिस्ट नहीं होता। तो ये आपका ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ही ढूंढना था ना आपको, तो डी ऑप्शन वाला आपका इनकरेक्ट है। बाकी सब ठीक है इसके बारे में, हाइड्रोजनेशन के बारे में, बट डी वाला इनकरेक्ट है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 5 का। तो क्वेश्चन 5 का आंसर डी ऑप्शन है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर डी ऑप्शन है। आई होप हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स भी आपको आ गया होगा, एंड जो भी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, पूरी प्लेलिस्ट को देखना है आपको, ठीक है। बाकी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा नॉलेज भी ले सकते हैं अगर गलत करके आए हो तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 को कॉलम 2 से पहले मैच कर लो आप, फिर सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पे आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद स्पर्म, इसका आंसर आप किसी एक का आंसर आपको कंफर्म होना चाहिए। तो आप दो ऑप्शन आपके हट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है, फर्टिलाइजेशन साइट को हम कहते हैं ओविडक्ट, और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो को हम कहते हैं जहाँ इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस में ना। हाँ, तो ये पक्का पता है, एम्ब्रायो यूटेरस होता है। तो सेकंड वाला आपका ये है, और ये भी है ना। वैसे तो ये भी कंफर्म्ड है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ओविडक्ट होती है। तो यानी फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट का थर्ड इसमें है और इसमें है, यानी ये दोनों तो आप हटा दो, ए और सी। तो बी और डी में चॉइस बचेगी अब बस। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो में आएगा यूटेरस। तो सेकंड, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यूटेरस नहीं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट, इम्प्लांटेशन एम्ब्रायो होता है यूटेरस, और साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इसको कहेंगे हम विजाइना। तो यहाँ पे सी का 1 है, सी का 1 यस। और फिर यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रायो के बाद जो मटेरियल वेस्ट होता है ये है प्लेसेंटा। तो डी 4th, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी 6th का आंसर है, 6th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, ये वाला मैचिंग हो जाएगा। तो आई होप सबको 1-2 आने चाहिए, बाकी तो आपको दो ऑप्शन आप हटा दो, फिर बाकी 2 में से चॉइस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। तो ये कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, तो इसका आंसर है आपका सी, सेरेबेलम। सेरेबेलम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो जो प्लांट हार्मोन है जो ग्रेटर कंसंट्रेशन में होता है डिवाइडिंग सेल्स में, तो इसका है आपका साइटोकिनिन्स, बी ऑप्शन आंसर है। तो 7th का आपका आंसर सी ऑप्शन सेरेबेलम, और 8th का बी साइटोकिनिन्स, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए किस किस बच्चे ने ये दोनों ऑप्शन टिक किए हैं, सही किए हैं, कमेंट करना। एंड
अदर पार्ट की वीडियो का सोल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो अदर जो पार्ट्स होंगे इसके सेक्शन CDE उनका भी आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, देखो, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल के बारे में आपको पता है ना, उसके बारे में पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। तो इसका आंसर है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। क्वेश्चन 9 का आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज। तो सारे बायो की क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ स्टमक, रिलीज क्या रिलीज करता है? इसमें है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये पहले भी आया हुआ है, म्यूकस एंड पेप्सिन। सी ऑप्शन इसका आंसर है, म्यूकस एंड पेप्सिन। सी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन 10 का, सी ऑप्शन म्यूकस एंड पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का भी दिया है और ग्लास का भी दिया है। देखो, वाटर का पहले तो वाटर का 4/3 और ग्लास का आपको 3/2 है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का भी पता है और ग्लास का भी पता है, और आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की पता है, और निकालनी किसकी है? वाटर की निकालनी है ना। तो आपको वाटर की निकालनी है ना, तो आप वाटर का एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगा दो, है ना, क्योंकि निकालनी किसकी है? वाटर की। तो आप एब्सोल्यूट किसका, एब्सोल्यूट में क्योंकि वाटर की स्पीड ही आएगी ना, एब्सोल्यूट वाले वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसकी स्पीड आएगी? वाटर की आएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबल ऐसे करते हैं, ये सिंबल है इसका, ऐसे करके इसका एन सिंबल बनाते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? वाटर का। और ये किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का है तो ऊपर तो यहाँ कहाँ, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यानी ये वैक्यूम है, तो एब्सोल्यूट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो वाटर का अगर निकालना है तो ऊपर स्पीड आपको लाइट की वैक्यूम में रखनी पड़ती है, इसको सी बोलते हैं, और अपॉन में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी स्पीड नीचे रखनी होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है तो उसकी स्पीड कहाँ होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट में, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना रिफ्रैक्टिव कम होता है। ये रूल होता है ना, अगर रिफ्रैक्टिव जिसका सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो उसकी स्पीड सबसे कम होती है लाइट में। ऐसी जिसका रिफ्रैक्टिव सबसे कम होता है ना, उसकी स्पीड लाइट में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये दोनों इन्वर्सली होने चाहिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव उसकी स्पीड के इन्वर्सली। और ऊपर सी क्या है? वाटर की लाइट की स्पीड वैक्यूम में, वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ एंड ये आपको निकालना है। और इसका एब्सोल्यूट आपको दिया हुआ था 4/3। अब आप ये निकालना है तो इसको ऊपर भेज दो, तो ये यहाँ आ जाएगा ना इस साइड। तो ये जब ये तो डिवाइड में यहाँ के ऊपर आ गया, और ये जब यहाँ डिवाइड, यहाँ 4/3 है तो यहाँ 4/3 है, तो यहाँ उल्टा यहाँ जाएगा तो 3/4 बन जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये 3 3 या 9/4 और साथ में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है इसका। अब देखो, आपके ऑप्शन में ना सिर्फ 9/4 तो दिया, 10⁸ नहीं दिया, तो ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है। बट ये मतलब क्या पता इस क्वेश्चन का आपको मार्क्स भी मिल जाए, है ना, अटेम्प्ट ना भी किया हो, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा नहीं है छोटी मिस्टेक है। तो यहाँ पे 10⁸ मीटर, 9⁴ सबके साथ 10⁸ भी होना चाहिए था, तो इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को हम अगर दोनों का लेते, दोनों का एब्सोल्यूट आपको दिया है तो आप दोनों का एब्सोल्यूट का अपॉन में लो, ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। दोनों के एब्सोल्यूट का अपॉन में लिया, इसका एब्सोल्यूट अपॉन इसका एब्सोल्यूट, और जब इसका एब्सोल्यूट वाटर का एब्सोल्यूट मैंने ऊपर लिया है तो वाटर की स्पीड नीचे लेंगे, एंड इसका एब्सोल्यूट नीचे लिया तो इसकी स्पीड ऊपर लेंगे। इन्वर्सली होती है स्पीड, ग्लास का देखो नीचे है तो ग्लास की स्पीड, वाटर लाइट की स्पीड ग्लास में ऊपर लेनी है और इसका वाटर का इधर लेना है। ऐसे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। तो वाटर का एब्सोल्यूट 4/3 डिवाइड इसका कितना था? 3/2 था ना। अब ये डिवाइड में था तो ये रेसिप्रोकल होकर 2/3 हो गया। एंड VG आपको दिया हुआ था ग्लास में, लाइट की स्पीड 2 × 10⁸, इसकी निकालनी थी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, ये निकालनी है तो इसको यहाँ से यहाँ भेज दो,
ये तो यहाँ चल, पहले तो मैंने इसे सॉल्व किया, 4 2 8, 3 3 9, एंड फिर ये निकालना है तो ये यहाँ भेजो, तो ये 8/9 यहाँ आएगा इस साइड, तो ये 8 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, और फिर आप इसे कैंसिल करके ये तब भी यही आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप इसे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12, when a beam of white light passes through a region of very fine dust particle, the color of light that is scattered the most in that region। तो जब एक बीम ऑफ वाइट लाइट पास होती है फाइन डस्ट पार्टिकल से, तो कलर ऑफ लाइट कौन सा स्कैटर होता है। तो आपको पता है ना, स्कैटरिंग किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, साइज पे, पार्टिकल के साइज पे। स्कैटरिंग का ये फिनोमिना, स्कैटरिंग जो होती है वो पार्टिकल्स के साइज़ पे डिपेंड करती है। तो अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत फाइन होता है तो वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, और अगर वो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं तो वो रेड कलर को स्कैटर करते हैं, और अगर मीडियम कलर के होते हैं तो वो सारे ही इक्वल स्कैटरिंग करते हैं, तो यानी वाइट दिखता है। ठीक है, तो ये जो कलर दिखते हैं ना, कलर से रिलेटेड फिनोमिना, ये सब स्कैटरिंग वाले फिनोमिना होते हैं, और ये पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करेगा। फाइन पार्टिकल ब्लू को, लार्जर पार्टिकल रेड कलर को, और जो मीडियम वाले होंगे वो सारे कलर इक्वली स्कैटर कर देंगे जिससे वाइट दिखेगा। तो आपका फाइन वाला है ना, तो ब्लू आंसर है, सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 12 का। आई होप सब ने ब्लू लिखा होगा और ये वाला आपको पता होगा, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर ब्लू होगा। 13 देखो, एक वायर का लेंथ L है, ग्रेजुअली स्ट्रेच की है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई 3L। अब देखो, इन्होंने अगर यहाँ स्ट्रेच ना लिखा होता तो मैं सिर्फ मानती कि लेंथ बढ़ी है, तो एरिया में कुछ इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन में साथ में स्ट्रेच लिखा है ना, तो जैसे ही लेंथ बड़ी होगी, जब स्ट्रेच किया होगा तो एरिया क्या हुआ होगा, जब आप कोई वायर को खींचोगे तो उसकी जो वायर की थिकनेस है वो कम हो जाती है ना, तो यानी एरिया में भी तो असर पड़ेगा ना। तो जब भी स्ट्रेच लिखा हो ना, तो ना भी बोले एरिया के बारे में, तो भी आप समझो कि अगर आपने खींची है कोई वायर, तो उसकी लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी थिकनेस भी तो कम हुई है, तो यानी उसका एरिया उतना टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये अगर 3L से 3L हो गया, यानी ये 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो एरिया 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच लिखा है। अगर स्ट्रेच ना लिखा होता तो सिर्फ लेंथ चेंज हुई होती, बट स्ट्रेच लिखा है तो ऑब्वियसली एरिया भी चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप क्या पता ऐसे करके आए हो कि रेजिस्टेंस जो होता है आपको पता हो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर लेंथ 3 टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस भी पक्का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे करके आए हो तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच भी लिखा है, इसलिए आपको अगर लेंथ 3L हुई है, L से न्यू लेंथ 3L हो गई है, तो एरिया भी तो चेंज हुआ है। न्यू एरिया क्या हो गया, जितना इसमें मल्टीप्लाई हुआ उतना इसमें डिवाइड होगा, तो 1/3। तो जो न्यू आर है, आपको रेजिस्टेंस पता है ना, L/A के L के डायरेक्टली और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। और अगर ये प्रोपोर्शनेट साइन हटाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टिविटी आती है, तो ये रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इंटू नया वाला रेजिस्टेंस है R', तो L क्या है इसकी 3L, और एरिया क्या है इसका 1/3, और पुराने वाला रेजिस्टेंस तो यही था जो अभी बताया, रॉ इसकी L थी और A था, है ना। अब इन दोनों का रेशो निकालो, तो इन दोनों को जब अपॉन में करोगे, इसको इसके अपॉन में और इसको इसके अपॉन में, तो रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कट जाएगी, और ये वाला तो पहले लिख दो, और फिर जब ये डिवाइड होगा तो ये L/A मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये L/A की जगह A/L हो जाएगा, A से A कट गया, L से L कट गया, तो ये 3 और ये 1/3 डिवाइड में है, तो ये रेसिप्रोकल होगा ना, 1/3 ऊपर आएगा, 3/1 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना डिवाइड वाला, तो ये 3 3 9। तो ये जो नया वाला आर है, इस आर को इधर भेज दो, तो ये नया वाला आर 9 टाइम्स हो जाएगा आर का। अब आपको ये MCQ क्वेश्चन है, इतना बड़ा तो करना नहीं हुआ, ये तो मैंने डिटेल में समझाने के लिए बता दिया। आप इसमें ना ट्रिक लगाना, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है 1 मार्क का। तो जब भी कोई वायर क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, याद रखना, जब भी कोई वायर स्ट्रेच होगी तो अगर उसका लेंथ n टाइम्स हुई है, NL यानी नंबर ऑफ टाइम जितना लेंथ हुई है, तो एरिया भी उसका क्या हो जाता है, n से डिवाइड हो जाता है। ये आपको याद रखना, अगर एरिया पूछ लिया जाए तो 3L है तो एरिया A/3 हो जाएगा, 2L है तो एरिया A/2 हो जाएगा, और नया रेजिस्टेंस जो है ना वो पुराने R का n² हो जाएगा, यानी कि ये 3L है तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9R हो गया। अगर ये 2L होता, अगर ये n 2L होता तो ये कितना हो जाता, 2 का स्क्वायर, n क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4R हो जाता।
तो ऐसे आपको ये ट्रिक लगा के भी कर सकते थे आप ये क्वेश्चन। तो आई होप ये ट्रिक किस किस को समझ आई, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं या जो भी इसे समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक लगा के भी आप कर सकते हैं स्ट्रेच वायर वाला। अगर आपको लेंथ चेंज किया है तो एरिया में देखना है कितना चेंज आ सकता है, या नए रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो जितना यहाँ 4L होता तो 4 का स्क्वायर 16R हो जाता। अगर यहाँ 2L है तो 2 का स्क्वायर 4R। अगर ये हाफ L होता तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर कर देते तो 1/4R हो जाता। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे करके ये ट्रिक वाला क्वेश्चन था। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। कमेंट करके बताना किस किस बच्चे को ये अच्छी तरीके से समझ आया ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे 9R आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है बार मैग्नेट के लिए। तो बार मैग्नेट तो सबको पता है ना, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और जो मैग्नेट होती है क्लोज लूप बनाती है ना। उसके अलावा जो डायरेक्शन होती है बार के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, और अंदर कहूँ तो साउथ से नॉर्थ होती है। ये सारी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ये याद करनी होती है। तो पहला है कि इन्होंने बोला कौन सी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू वाली ढूंढनी है आपको। तो पहला है इट सेट इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सस्पेंडेड फ्रीली। यस, जब ये आप खुद सस्पेंडेड होती है फ्रीली तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट कर लेती है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। इट हैज़ अट्रैक्टिव पावर फॉर आयरन फिलिंग। यस, ये आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट भी कर सकती है, ये भी ठीक है, बट आपको तो नॉट ट्रू पूछा है। तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यस, बार मैग्नेट अपने आसपास क्या बनाती है, बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि क्लोज लूप में होती है ना। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने अभी बताई, इनसाइड मैंने अभी आपको बताई थी साउथ से नॉर्थ होती है, इन्होंने लिखा है नॉर्थ से साउथ, तो ये गलत है। इनसाइड जो डायरेक्शन होती है, जो बार मैग्नेट की इनसाइड वाली डायरेक्शन होती है वो आपकी साउथ से नॉर्थ होनी चाहिए। तो इन्होंने इनसाइड डायरेक्शन गलत लिखी है, साउथ से नॉर्थ होती है। बाहर जो होती है नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए, बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। तो यानी ये वाला आंसर आप इन्होंने गलत लिखा है, इन्होंने नॉर्थ टू साउथ लिख दिया, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। बट आपको तो नॉर्थ वाला ही पूछा था, तो डी ऑप्शन पे टिक करके आना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ये आपको याद करना होता है कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो 3 फैक्टर होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। सोलेनॉइड की जो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा है करंट पे, कि करंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड के अंदर, और तीसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और रेडियस ऑफ जो भी कॉइल होगा उसका रेडियस, है ना। और फोर्थ फैक्टर होता है कॉइल, उस कॉइल के अंदर जो मटेरियल डलेगा, है ना, जो आयरन कोर डलता है। मटेरियल कैसा होना चाहिए, आयरन कोर, जो अट्रैक्ट कर सके आयरन को। तो मटेरियल पे, रेडियस पे, करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे, ये 4 फैक्टर है जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है जिसमें नहीं डिपेंड करता, नॉट वाला ढूंढना है आपको। देखो नॉट लिखा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, ये तो करती है, तो ये तो डिपेंड करती है ना, आपको तो नॉट वाला ढूंढना है। डायरेक्शन ऑफ करंट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये सिर्फ करंट पे बोलते, डायरेक्शन ना लिखा हो तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, तब तो ठीक था, ये तब तो डिपेंड करता। बट डायरेक्शन बोल दिया तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ये गलत है। करंट पे डिपेंड करती है बट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती करंट की, तो ये वाला गलत है। तो नॉट वाला यही वाला आंसर बी ऑप्शन। बाकी तो मटेरियल पे भी जो अंदर भरेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा, रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, करंट पे भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट लिखा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है आपकी जो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, बट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो जस्ट करंट पे डिपेंड करेगा, याद रहेगा आपको। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बोला है डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं ये गलत है, डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट वाला ऑप्शन है, तो इनकरेक्ट ही ढूंढना था आपको, नॉट वाला, तो ये इसका आंसर है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 16, अदर देन द अबायोटिक कंपोनेंट विच ऑफ द गिवन अबायोटिक कंपोनेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्वेरियम विथ स्मॉल हर्बीवरस फिशेज आर सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे नॉट, यहाँ भी नॉट वाली, ज़्यादातर नॉट वाले ही ढूंढने आपको, तो जो नहीं चाहिए एक्वेरियम के लिए है ना, अबायोटिक कौन से, विच ऑफ द गिवन बायोटिक कंपोनेंट जो एक्वेरियम विथ स्मॉल हर्बीवरस फिशेज के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल तो चाहिए होंगे, और टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं चाहिए होंगे, ये एक्वेरियम है ना, तो ये नहीं चाहिए होगा सेकंड। एंड डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंजाई ये तो चाहिए होंगे इनके लिए, डिकम्पोजर अगर ये एक्वेरियम के अंदर कोई फिश ख़राब हो जाती है, मर जाती है, तो उसके लिए डिकम्पोजर तो चाहिए होंगे। कंज्यूमर एस क्लॉन फिशेस एंड सी ये नहीं चाहिए होंगे। सेकंड और फोर्थ आंसर है इसका, नॉट वाला ढूंढना है ना, तो सेकंड और फोर्थ ये नहीं चाहिए, बाकी ये दोनों तो चाहिए होंगे, तो सेकंड और फोर्थ डी ऑप्शन आंसर है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, तो ये इसका आंसर है, सबने यही लिखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट एजर्शन रीजन को कर लेते हैं। तो एजर्शन में 17 का, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बहुत बार सारे ही क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो बनी हुई थी पहले से ऑलरेडी, मैंने आपको बोला भी था एग्ज़ाम से पहले कि बहुत पहले से ही कि प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लिया करो, प्लेलिस्ट के जितने PYQs होते हैं 4 to 5 प्लेलिस्ट में से PYQs कर लिया करो, मोस्टली क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, और कंसेप्ट भी मैं साथ साथ हर क्वेश्चन पेपर में समझाती हूँ, तो आप 4 to 5 क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लिया करो, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाए। बाकी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान रखना, है ना, और इस ईयर वाले बच्चों का भी आई होप बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया हो, कमेंट करना सारे बच्चे। तो एजर्शन आपका, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व विद व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। यस, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब जो नाइट्रिक एसिड है ना HNO3, वो हाइड्रोजन गैस जैसे बाकी एसिड्स की तो प्रॉपर्टी है ना, एसिड आपकी, आपको पता है एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, एसिड और मेटल जब होते हैं ना, मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन लाइक कॉपर सिल्वर ये एक्सेप्शन है, इनको छोड़ के एसिड के साथ अगर कोई भी मेटल है, इनको कुछ लेस रिएक्टिव मेटल को अगर मैं छोड़ दूँ, तो एसिड के साथ जो जनरली मेटल्स होती है वो क्या करती है, एसिड और मेटल, एक तो मेटल सॉल्ट बनाती है, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस देती है। बट एसिड में भी एक एक्सेप्शन होता है, नाइट्रिक एसिड, ये मैंने आपको बता रखा है, सारे देखो मेटल में एक्सेप्शन है कॉपर और सिल्वर, और एसिड में भी एक्सेप्शन होता है नाइट्रिक एसिड, अदरवाइज और एसिड तो HCl H2SO4 या इवन वीक एसिड्स भी, मतलब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं सॉल्ट बना के, बट ये एक्सेप्शन है जो मैंने सर्कल लगाए, एसिड में नाइट्रिक और मेटल में ये प्लैटिनम कॉपर गोल्ड सिल्वर, है ना। तो यस बिल्कुल ठीक है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन नहीं देता, ये ठीक है, बिल्कुल एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो इसका रीज़न ये नहीं है हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, नाइट्रिक एसिड ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बल्कि आप इसे याद भी करो अगर ये समझना चाहते हो इस क्वेश्चन को कि नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं देता हाइड्रोजन, क्योंकि वो ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन बन रही होती है ना उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन बनती है ना उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल देता है, इसलिए वो हाइड्रोजन नहीं बनने देता, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से हाइड्रोजन को वाटर में चेंज कर देता है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं मिलती। तो यहाँ रिड्यूसिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था, तो ये गलत लिखा है इन्होंने। तो एजर्शन तो सही है बट रीज़न गलत है, एजर्शन सही और रीज़न गलत, तो ऑप्शन देखो कौन सा होना चाहिए आपका, एजर्शन सही रीज़न गलत, सी ऑप्शन होना चाहिए आंसर, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन है। आई होप सबने सी ऑप्शन किया हुआ 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18, in our actions of writing or talking our nervous system communicate with the muscles। yes बिल्कुल ठीक है, जब हम राइटिंग या टॉकिंग करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे मसल्स से कम्युनिकेट करता है, yes ठीक है।
नेक्स्ट रीज़न देखो, cranial nerves एंड स्पाइनल nerves फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी ठीक है, बट इसका इससे कनेक्शन कुछ नहीं है ना, कि ये ऐसा तो नहीं बता रहा इस वाई ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा कुछ आंसर नहीं दे रहा, जस्ट स्टेटमेंट वाइज दोनों ठीक है। तो एजर्शन ठीक, रीज़न ठीक, बस दोनों ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है क्वेश्चन 18 का। तो जब दोनों बस जस्ट ठीक होते हैं, एजर्शन रीज़न, बट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो बी ऑप्शन आंसर होता है ना, ये सबको पता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 19, एजर्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी आपको मैंने बहुत बार समझा रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, चाहे वो बार मैग्नेट हो कहीं भी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में। यस बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देती है। यस, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए ये इसके पास दोनों चीज़ है, फील्ड है तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट इसका ये इन्होंने ये थोड़ा बताया कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। इंटरसेक्ट का ना होने का कारण तो ये होता है ना कि अगर वो इंटरसेक्ट करती तो दो डायरेक्शन आ जाती, तो ये इन्होंने कॉज थोड़ी ना लिखा है इसका, इन्होंने जस्ट स्टेटमेंट बोली है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो है, तो ये ठीक है, बट इसके बारे में रिलेटेड नहीं है दोनों एक दूसरे से। तो यानी एजर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो ऑप्शन बी बस ठीक है ये दोनों, तो बी ऑप्शन। तो ये मैंने बता दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, है ना, फील्ड के पास। 20 देखो, एजर्शन है यूज़ ऑफ जूट बैग फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। यस, जूट बैग का यूज़ करने से पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। पॉलीथीन बैग यूज़ करने से मना किया जाता है ना, जूट बैग जो होते हैं वो पॉल्यूशन को कम करते हैं। अब इसका रीज़न इन्होंने दिया है जूट बायोडिग्रेडेबल है और ये रीयूज़ भी हो सकता है जब भी ज़रूरत हो। यस बिल्कुल ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है और रीयूज़ कर सकते हो, तो जिस रीज़न से ही तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। तो एक्चुअल में ये इससे रिलेट कर रहा है ना कि पॉल्यूशन को क्यों कम कर रहा है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। क्यों, इसके क्यों का आंसर दे रहा है ये, तो दोनों ठीक भी और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, इसलिए एजर्शन रीज़न जब दोनों ठीक हो और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है करेक्ट, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो एजर्शन रीज़न में 20 का आंसर ए है, 19 का बी है, 18 का बी है एंड 17 का सी है। कमेंट करना सारे एजर्शन रीज़न ठीक है कि नहीं है, एंड जो सेक्शन ए है हमारा उनमें से कितने ठीक है 1 से 20 तक, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है, कमेंट करेंगे सारे बच्चे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, इसके पार्ट 2 के लिए आपको जल्दी मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कर दो ताकि आपको इसका सेकेंड पार्ट मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैथ्स की वीडियोस भी बने हुए हैं, मैथ्स के कंसेप्ट भी समझाए गए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ज़रूर चेक कर लेना। तो मैथ्स का प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट सेक्शन से चेक कर लेना। एंड मैथ्स के भी आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है सारे कोड यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड साइंस के भी अदर कोर्स भी सॉल्व है, तो आप उनकी भी प्लेलिस्ट देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।